अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपा की मंगनी को 7 बरस बीत चुके थे, लेकिन खुरम वतन लौटने का नाम ना लेता था। वो आला तालीम हासिल करने यूके गया और फिर लौट कर ना आया। खाला अभी तक मंगनी के रिश्ते को बरकरार रखे हुए थी। हालांकि अम्मी जान ने पहले दबे दबे और फिर वाज़े अल्फाज में कहना शुरू कर दिया था कि शमीम, सच बात बता दो, साफ इनकार मुगालते में रखने से अच्छा होता है। अगर तुम्हारा लड़का मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाह रहा तो मंगनी को खत्म कर लेते हैं, मैं किसी और जगह रिश्ता कर लूंगी। ऐसे इंतजार में तो उम्र ही बीत जाएगी। खाला ना जाने किस ख्याल में जी रही थीं। रुबाब आपा को उनकी पैदाइश के वक्त गोद में लिया तो अम्मी से कहा था कि शमीम, ये मेरी बहू बनेगी। फिर जब रुबाब आपा 15 बरस की थीं, खुरम भाई से उनकी मंगनी धूमधाम से कर दी। उस वक्त तो भाई खुरम भी बहुत खुश थे। उनको रुबाब आपा पसंद थी और ज्यादा ये कि माँ की खुशी अजीज थी। खानदान में सभी का ख्याल था कि जो ही खुरम भाई तालीम मुकम्मल कर लेंगे, दोनों की शादी हो जाएगी। खुरम भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली और इंजीनियरिंग पास करके वो कमाने सऊदी अरेबिया चले गए। वहाँ उन्हें एक अच्छी कंपनी में दोस्त की वसातत से नौकरी मिल गई थी। ताहम उनका शौक और ज्यादा तालीम हासिल करने का था। खुरम भैया गए तो कमाने को सऊदी अरेबिया थे, लेकिन वहां से उन्हें यूके जाने का चांस मिल गया और फिर वो ऐसे गए कि वहीं के हो रहे। अब आते भी तो हमारे घर ना आते, बगैर मिले चले जाते थे। और यही अचंभे की बात थी कि वो मंगेतर जो उनकी जुदाई का दुख झेल झेल कर आधी रह गई थी, लम्हा लम्हा खुरम को याद करके घुलती जा रही थी। खुरम को उससे मिलने की आरजू ना रही थी। 5 बरस और बीत गए। रुबाब आपा मंगेतर का इंतजार करते करते थक गईं। थक क्या गईं, मायूस हो गईं। तभी अम्मा जान खाला शमीम को बताए बगैर बेटी के लिए दूसरे रिश्ते की तलाश करने लगी। उन दिनों मैंने FA पास किया था कि एक दिन रुबाब आपा की तबीयत खराब हो गई। वो काफी दिनों से बुझी बुझी और चुप चुप थी। उस रोज अचानक उन्हें दौरा पड़ गया। बेहोश होकर गिर गईं। नजदीकी क्लिनिक से अम्मी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाईं। उन्होंने कहा कि लगता है कि आपकी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। जब होश आ जाए तो क्लिनिक लाइएगा। फिलहाल मैं दवाइयां लिख देता हूं, अफाका हो जाएगा। दवा खाने के बावजूद अफाका ना हुआ। कुछ दिन बाद बैठे बैठे गिर जाती और बेहोश हो जाती। हमारे घर में तो जैसे परेशानी ने घर कर लिया था। अब वो मुस्तकिल अफसुर्दा रहती थीं। कई डॉक्टरों को दिखाया, मर्ज किसी की समझ में ना आया। एक ने अंदेशा जाहिर किया कि इन्हें हिस्टेरिया हो गया है। एक ने कहा कि शादी कर दें, ठीक हो जाएगी। जिस रोज दौरा पड़ता वो दौरा खत्म होने के बाद बेहोशी से उठती तो कुछ देर बाद सो जाती और फिर अगले दिन तक सोती रहती। उन्हें बिल्कुल भी याद ना रहता था कि उन पर क्या बीती थी। कहती थीं, ना मैं गिरी और ना बेहोश हुई, बस सो गई थी। अजब प्रॉब्लम था। वालिदा की परेशानी देखी ना जाती थी। एक रोज पड़ोसन आई। उस वक्त आपा को दौरा पड़ा। उन्होंने जो हालत देखी तो मशवरा दिया कि इसे तुम पीर साहब के मज़ार पर ले जाओ, वहां ऐसे मरीज हाजिरी दें तो ठीक हो जाते हैं। अम्मी ने पड़ोसन का मशवरा गिरा से बांध लिया था। वो मुझे और रुबाब आपा को हमरा लेकर दरबार पहुंच गई। वहां काफी रश था। हमने भी दूसरे लोगों की तरह फाते पढ़ी और कुछ देर सस्ताने बैठ गए। दोपहर हो गई थी, भूख सताने लगी तो करीब बैठी एक औरत से अम्मी जान ने कहा, खाना कहाँ से मिलेगा? वो बोली, लंगर से हासिल करना तो मुश्किल होगा, कितार में लगना पड़ेगा। हाँ, दरबार के बाहर नजदीक ही तबाकी बैठा है, उसका सालन अच्छा होता है, दाल भी मिलती है। कहो तो बेटे को भेजकर मंगवा देती हूँ। ये औरत खदीजा खातून अपने बेटे एहसान के साथ जियारत को आई थी। दोनों खवातीन में कुछ देर तक बातें होती रहीं, यहां तक कि खदीजा बीबी का बेटा मोहम्मद एहसान सालन रोटी लेकर आ गया। सालन वाकई मजेदार था। हमारी भूख भी तेज हो चुकी थी। खाना खाया और पानी भी एहसान से मंगवा कर पिया और फिर चलने को तैयार हो गए। तभी खदीजा भी साथ बोली कि इकट्ठे चलते हैं, रास्ता तो एक है, मेरा बेटा हमरा है, तुमको कोई तकलीफ ना होगी। हम एक बस में सवार हो गए। जब स्टॉप पर बस रुकी तो अचानक रुबाब आपा ने गले से अजीब सी आवाज निकाली। हम समझ गए कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, दौरा पड़ने लगा है। घबराकर खदीजा के साथ ही उतर गए। खदीजा ने अम्मी को मशवरा दिया कि बहन, यहां उतर जाओ, ऐसा न हो कि आगे जाकर चलती बस में तुम्हारी बच्ची को दौरा पड़ जाए तो तुम्हें संभालना मुश्किल होगा। यहाँ मेरा घर है और अड्डे से बहुत नजदीकी मेरे बेटे की सराय भी है।
सरा मकामी जुबान में यहाँ मुसाफिर खाने को कहा जाता है। ये एक छोटा सा होटल नुमा होता है। कमरे बने होते हैं जहाँ चारपाइयाँ और बिस्तर वगैरह रखे होते हैं। मुसाफिर चाहें तो थोड़े से पैसे देकर कुछ देर आराम या रात भर को क़याम भी कर सकते हैं। इस सराय में खाना हस्बे ज़रूरत रकम के एवज लिया जा सकता था। अक्सर मुसाफिर खाने देहाती होते, रस्ते में कई सराय आते थे। ये माँ बेटे हमको अपनी सरा में ले आए क्योंकि आपा रुबाब को आराम की ज़रूरत थी। आपा की बिगड़ती तबीयत सूरत हाल के पेशे नज़र एहसान ने चौबारे पर ले जाने की बजाय हमको अपने चाय खाने से मुत्तसिल कमरे में ला बिठाया। गालबन ये उसकी अपनी आरामगाह थी। कमरा साफ सुथरा और पिछली दीवार में छत से करीब नीचे एक बड़ी सी सलाखों वाली खिड़की थी जिसके चारों पट खुले हुए थे। अकबी खेतों से ताज़ा हवा और रोशनी अंदर आ रही थी जिसने कमरे की फिजा को खुशगवार बना दिया था। खदीजा ने अम्मी जान से कहा, बहन आराम करो और बेटी को चारपाई पर लेटा दो। गर्मा गर्म चाय भी मंगवाती हूँ। बच्ची की तबीयत बहाल हो जाएगी तो एहसान आप लोगों को मुजफ्फरगढ़ जाने वाली बस में सवार करा देगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो तकल्लुफ़ मत करना, समझ लो ये जगह आपकी ही है। खदीजा बीबी थोड़ी देर बैठकर चली गई। कहने लगी, घर जाकर खाना भी बनाना है, शाम होने वाली है। बेटे को हिदायत की कि ये हमारे मेहमान हैं, इनका बहुत ख्याल रखना। शाम को इन्हें खुद तुम बस में सवार करा देना। हमने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और आपा आराम से चारपाई पर बिछे बिस्तर पर दराज हो गई। हमको तो डर था कि आपा अभी बेहोश होकर गिरेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। चाय पीते ही उनकी घबराहट दूर हो गई और माहौल की ताजगी से चेहरे पर खुशगवार तासुर उभर आया। उनको ये जगह बहुत पसंद आई थी। हमने शुक्र किया कि बस के सफ़र से नजात मिली, क्योंकि ऐसी मुसाफिर बसों पर सफ़र शाज़ो नादर ही होता था जिनमें डीजल की बू घबराहट का सबब बनती थी। आपा तो वैसे ही मरीज़ा थी, मुझे भी उन मुसाफिर बसों में मतली महसूस होती थी। उन बसों में ज़्यादातर गरीब देहाती सफ़र करते थे जिनके लिबास कई दिनों से धुलाई को तरस रहे होते। रश ज़्यादा हो जाता तो दम घुटने लगता। थोड़ी देर बाद एहसान ने दर पर दस्तक दी और पूछा, अम्मा किसी शय की ज़रूरत तो नहीं? नहीं बेटा, शाम सर पर है, अब तुम हमको मुजफ्फरगढ़ जाने वाली बस पर बैठा दो। उसने कहा, अम्मा जी ज़रा सा तवक्कुफ़ कर लें, कोई 10-15 मिनट बाद मेरे दोस्त की वैगन इधर से गुजरने वाली है, वो आपको जल्द पहुंचा देगी। मुजफ्फरगढ़ ज़्यादा दूर नहीं। अगर सवारियां तमाम उतर जाएं तो वैगन ड्राइवर को अपना मोहल्ला बता देना, वो आपको आपके घर के पास उतार देगा। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। ये तो बड़ी सहूलत हो गई थी। तकरीबन शाम 6 बजे उसके दोस्त की वैगन आई। चंद सवारियां उसमें मौजूद थीं। हमारे लिए एहसान ने खुसूसी तौर पर सीट खाली करवाई और अपने दोस्त को हिदायत की कि ये जहां कहें उनको वहां उतार देना। उसने अम्मी जान से कहा, आप किराए की रकम इनको मत देना। अरे बेटा, तुमने क्यों इतना तकल्लुफ़ किया है? अम्मा जी, आप हमारी मेहमान थीं और मेहमानों से किराया नहीं लिया जाता। ये बड़ी यादगार ज़ियारत थी। खाला खदीजा और उनके बेटे के हुस्ने सलूक ने हमको शाद कर दिया था, तभी ये सफ़र यादगार था। हम तकरीबन आध घंटे में घर पहुंच गए। वैगन ड्राइवर ने रास्ते में कहीं स्टॉप ना किया और सीधा मुजफ्फरगढ़ अड्डे ले आया, जहां उसकी गिनी चुनी सवारियां उतर गईं और हम माँ बेटियां बाकी रह गए। अम्मा जी कहाँ रहती हैं? अम्मी ने मोहल्ला बताया। उसने हमको हमारे घर पर लाकर उतार दिया। इस गैर मामूली सफ़र ने हम दोनों बहनों के दिलों को गरमा दिया था, क्योंकि जिस नौजवान ने हमारी मेहमानदारी की थी वो बहुत खूबरू, शानदार, लंबा तड़ंगा और मुहज़्ज़ब था। हम दोनों किन अखियों से एहसान को देखकर दिलशाद हुई थीं और दोबारा देखने की आरजू दिल में लिए घर पहुंची। पीर साहब के दरबार में खदीजा खाला का मिल जाना हमारे लिए खुशी का बायस बना। बहुत दिनों तक मैं इस खुशगवार सफ़र की याद में गुम रही थी। अब मेरी आपा हल्की फुल्की रहने लगी। बैठे बैठे मुस्कुरा देती और कभी कभार एहसान का जिक्र छेड़ बैठती। मैं तो खुद चाहती थी कि कोई हो जो उसका जिक्र करे। एक माह ये खैरियत से गुजर गया और बुध के रोज़ फिर से आपा को दौरा पड़ा। कल जुमेरात है माँ, सुबह 7 बजे वाली बस से दरबार की ज़ियारत पर चलते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की हाजिरी से आपा को काफ़ी दिन अफाका रहा है। माँ सोच में पड़ गई। अगले रोज़ हम सुबह सवेरे ही वैगन में बैठे थे। यूं हर माह की पहली नौचंदी जुमेरात को अम्मा आपा को ज़ियारत के लिए ले जाने लगी और मैं भी साथ हो लेती। वापसी पर हर बार हम एहसान की सराह में ज़रूर उतरते। गर्मा गर्म चाय, समोसे
और मीठे बताशों से वो हमारी तवाज़ो बहुत खुशी से करता और घंटा 2 घंटा आराम के बाद वो हमको मुजफ्फरगढ़ जाने वाली वैगन में सवार करा देता, जिसका किराया भी ना देने देता कि मेरे दोस्त की सवारी है। हर रोज मेरे होटल से खाना खाता है, तभी पैसे ना लेगा। अम्मा कहती भी थीं कि ना जाने एहसान क्या सोचेगा, लेकिन मामला ही ऐसा था कि वहां तक पहुंचते पहुंचते आपा की हालत गैर होने लगती, तो हमको यहां उतरते ही बनती। एहसान ने हर बार खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया तो अम्मा को आस बन गई कि शायद वो रिश्ते का मतमन्नी है। इसकी वालिदा भी 2-3 बार हमारे घर आईं, लेकिन उन्होंने रिश्ता की बात ना की, हालांकि एहसान गैर शादीशुदा था। अम्मा चाहती थीं कि अब रुबाब की शादी हो जाए ताकि मेरे लिए रास्ता साफ हो, लेकिन आपा का रिश्ता खदीजा खातून ने गालबन इस वजह से ना मांगा कि उनको दौरे पड़ते थे और खाला खदीजा के ख्याल में लड़की पर आसेब वगैरह का साया भी हो सकता था। मेरी गलतफहमी ये कि एहसान मुझे पसंद करता है, तभी ऐसी खातिर मदारत करता है। सोचती थी कि मैं तो बुरी फंस गई, मेरी बहन की शादी होगी और ना कोई मेरा रिश्ता मांगेगा। नमाज पढ़कर दुआ करती थी, या अल्लाह, इससे पहले कि मुझे भी आपा जैसे दौरे पड़ने लगें, कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए आ जाए और अम्मी जान को हाँ कहते बने। अल्लाह की रहमत से दुआ कबूल हो गई, मगर आधी। रिश्ता तो आ गया, लेकिन एहसान का नहीं, किसी और का था। ये अम्मी के दूर के रिश्तेदार थे। लड़का बेरोजगार नहीं था और अम्मी के लिए यही काफी था। उन्होंने आपा का ख्याल छोड़ दिया कि जब अल्लाह चाहेगा उनके भी हाथ पीले हो ही जाएंगे। बड़ी को पहले बयाने के चक्कर में दूसरी तो पुख्ता सन ना हो जाए कि फिर दोनों ही बैठी रह जाएं। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी कि अचानक आपा को एक बार फिर से पहले की मानिंद शदीद दौरा पड़ गया। अम्मा की तबीयत नासाज थी, सफ़र न कर सकती थी। उन्होंने पड़ोसन खाला से इस्तदा की कि इस जुमेरात को तुम ही मेरी बच्चियों के साथ चली जाओ। वो आपा की हालत देखकर राजी हो गई और हम उनके हमरा चले गए। अम्मी ने खाला साइमा को समझा दिया था कि खदीजा मेरी बहन बनी हुई है और उसका घर बसीरे में है। अगर रुबाब के बीच रास्ते तबीयत बिगड़ने लगे तो उसको उतार कर सराय में ले जाना। हस्बे मामूल हम वहां उतर गए। हमको देखकर वो दौड़ा हुआ बाहर आ गया और इस बार दुकान के ऊपर बने हुए चुबारे पर ले आया। कहने लगा, अम्मा जी कहाँ है? मुझी को जवाब देना पड़ा, अम्मा बीमार थी, हम खाला के साथ आए हैं। अच्छा, आप कमरे में जाइए, आराम करें, चाय वगैरह पी ले, मैं थोड़ी देर बाद आपको वैगन में सवार करा दूंगा। होटल से मुत्तसिल जो कमरा था, शायद उसका कोई मेहमान ठहरा हुआ था, तभी हमको आज बालाई मंजिल पर लाया था। कमरे में आए 10 मिनट हुए होंगे, उसका मुलाजिम लड़का चाय की ट्रे ले आया और पूछा, खाना लाऊं? मैंने कहा नहीं, हमको आध घंटे में जाना है, खाना घर जाकर खाएंगे, चाय काफ़ी है। चाय पीकर हम ताज़ा दम हो गए। इरादा था आज ज़्यादा ना रुकेंगे, अम्मा साथ ना थी, लिहाजा जल्दी निकलेंगे। लेकिन ये क्या कि आपा चाय पीते ही सो गईं। मैंने सोचा, या अल्लाह, अब क्या होगा? ये यूं ही पड़ गईं तो इन्हें उठाएगा कौन? अगर ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की तो दौरा पड़ जाएगा। ये बेहोश हो गईं तो घर भी न जा सकेंगे। खाला साइमा परेशान थी, मुझे कहने लगी कि 15-20 कोस और सफ़र कर लेते, ये तुमने क्या किया कि रास्ते में उतर गईं? मैंने कहा, खाला जी, आप क्या जानती नहीं इनको? ये बस यहाँ तक सफ़र कर सकती हैं। अगर हम ना उतरते ये बस में बेहोश होकर गिर जाती, तब क्या होता? अब क्या करें, शाम है, घंटा 2 घंटा इंतज़ार कर लेते हैं। ये ज़रा सो ले, उठाने की कोशिश करेंगे, फिर एहसान हमको वैगन में सवार करा देगा। मुजफ्फरगढ़ दूर नहीं है, घबराइए नहीं, हम पहले भी यहाँ पड़ाव करते रहे हैं। एहसान अम्मा का मुंह बोला बेटा बना हुआ है, उसकी वालिदा हमारे घर आती रहती हैं। खाला को तसल्ली हो गई और वो आराम से चारपाई पर जा लेटी। मगरिब से इशा हो गई, मेरी बहन ने बेदार होने का नाम ना लिया। अब फिर खाला घबराई, अरे ये तो उठने का नाम नहीं लेती, मैं तुम्हारी अम्मा और अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? फिक्र तो मुझे भी थी कि अम्मा बेचैन होंगी कि कहीं रुबाब पर रास्ते में दौरा ना पड़ गया हो, लेकिन खाला को तसल्ली दी, एहसान हमको स्पेशल गाड़ी करके छोड़ आएगा। खाला घबराती क्यों है? रात हो गई, मुलाजिम खाना ले आया। खाने को किसका मन कर रहा था? भूख उड़ चुकी थी, मगर जहर मार कर लिया। शायद खाने की खुशबू से आपा उठ जाएं। चाय में नशा तो ना मिला था। बिलाखिर खाला बोल पड़ी, तौबा करें खाला, अगर नशा होता तो हम पर असर ना करता। एक ही केतली से हमने अपने कप भी भरे थे।
इनको ऐसे ही कभी कभी नींद का दौरा भी पड़ता है। मैंने बहुत झंझोड़ा, आपा को उठना था, ना उठी। एहसान ने दस्तक दी। खाला ने जवाब दिया, बेटा अंदर आ जाओ, आप लोगों ने जाना है तो मैं वैगन। मैंने बात काट दी। एहसान आपा को शायद बेहोशी का दौरा पड़ा है, ये उठने का नाम नहीं ले रही। वो सोच में पड़ गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद मुलाजिम आएगा, आपने जाना हो तो बता देना। वो चला गया। रात हो गई, आखिरी बस भी निकल गई। एहसान दोबारा आया। खाला से मुखातिब हुआ, खाला जी, मेरे दोस्त की वैगन जा रही है, आखिरी बस भी निकल गई है, रात ज्यादा हो गई है, मेरी मानिए तो अब यहां सो जाइए, ऊपर कोई ना आएगा। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद जो पहली बस जा रही होगी उसमें सवार करा दूंगा। हम अकेली खवातीन क्या करती? एहसान का मशवरा माने बगैर चारा ना था। ये कयामत की रात तो किसी तरह काटनी थी। आपा ने करवट तक ना ली। रात के 12 बजे खाला को भी नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद ना आई। अम्मी की फिक्र के वो कितनी परेशान होंगी। अभी इन्हीं सोचों में थी कि हल्का सा खटका हुआ। उठकर खिड़की से देखा तो एहसान दरवाजे पर खड़ा था। वो खिड़की की तरफ आ गया। सोचा आपा की तरफ आखिरी चक्कर लगा लूं कि किसी शय की जरूरत तो नहीं। एक चारपाई की जरूरत है, मुझे कुर्सी पर नींद नहीं आ रही। कमरे में सिर्फ 2 चारपाइयां थीं जिन पर ये दोनों सो रही थीं। बराबर वाला कमरा खाली है, दरमियान में दरवाजा है। मैं कुंडी खोल देता हूं, आप बीच का दरवाजा खोलकर उस तरफ सो जाएं। उसने दूसरे कमरे में जाकर कुंडी खोल दी और मैंने दरवाजा भी खोल दिया। साथ वाले कमरे में चारपाई पर जा बैठी। सोचा ये जाए तो दरवाजा बंद करके सो जाऊंगी। वो जाने की बजाय वहां कुर्सी पर बैठ गया। ये तो गहरी नींद सो रही हैं। उसने आपा और खाला की तरफ इशारा किया, और आपको नींद नहीं आ रही तो चंद बातें कर लेते हैं, नींद आने लगे तो चला जाऊंगा, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, तुम पहली बार अच्छी लगी थी जब मज़ार पर देखा था। चाहता था कि तुमको शरीके हयात बनाऊं, लेकिन अम्मा नहीं मान रही। मेरी मंगनी बचपन में अम्मा की भांजी से हो चुकी है, उनको अपनी बहन का पास है, तभी मंगनी नहीं तोड़ना चाहती। रिश्ता मांगना है तो देर ना करो। ये भी ना बता सकी कि डर था कहीं आपा और खाला जाग ना जाएं। मुझे नींद आ रही है, अब आप जाइए। वो उठकर चला गया तो मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और चारपाई पर लेट गई। लेकिन नींद कहाँ, वो तो आंखों से कोसों दूर थी। ये रात आंखों में कट गई। खुदा खुदा करके सुबह हुई। एहसान ने नाश्ता भिजवाया, मैंने सिर्फ चाय पी। आपा की नींद का कोटा पूरा हो चुका था। वो हशाश बशाश उठ गई और हम वैगन में सुबह 8 बजे के करीब घर आ गए। अम्मा का हाल बुरा था। खाला साइमा ने अहवाल बताकर तसल्ली दी। उन्होंने सद शुक्र किया कि खैरियत से घर आ गए थे। उन्हीं दिनों शमीम खाला आईं कि खुरम ने अपनी सी कर ली, तुम रुबाब का रिश्ता मेरे मंजले बेटे अकरम से कर दो। अम्मा तो चाहती थीं कि ये बेल किसी तरह मुंडे चढ़े। बोली, ये कल भी तुम्हारी बहू थी, आज भी तुम्हारी है। खुरम ना सही, अकरम सही, रुबाब को तुम जब चाहो ब्याह कर ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। जो लोग मेरा रिश्ता मांग रहे थे उनको बुलवाकर अम्मी ने कहा कि बड़ी का रिश्ता हो चुका है, अपनी खाला की बहू बनने जा रही है। चाहती हूं कि छोटी को भी साथ ब्याह दूं ताकि एक ही खर्चा हो, 2 बार खर्चा नहीं कर सकती। हम दोनों बहनों की शादी इकट्ठी होना करार पाई। शादी को 1 हफ्ता रहता था कि एहसान और उसकी वालिदा हमारे घर आए और खाला खदीजा ने मेरा हाथ एहसान के लिए मांगा। बताया कि बहन को मना कर दिया है, एहसान की यही मर्जी थी। इसकी खुशी की खातिर बहन को नाराज करके आपके दर पर आ गई हूं। रिश्ते से इनकार मत करना। बहन कभी इनकार न करती अगर तुम 1 माह कबल आ जाती। भला एहसान से अच्छा मेरी नज़र में और कौन था। लेकिन अब तो दूसरी जगह हाँ कर दी है। शादी के दावतनामे भी बांट दिए हैं। शादी तैयार है। अब तो हमारी इज्जत का सवाल है। खाला खदीजा अपना समूह लेकर रह गई और एहसान मुझे नहीं मालूम कि अम्मी जान के इनकार से उस पर क्या बीती। उसने अपनी माँ को तो मना लिया मगर तकदीर को ना मना सका। हम कितनी मुख्तसर मुद्दत के लिए मिले थे, सिर्फ 15-20 मिनट ही तो बातें की थी। लेकिन वो रात न जाने कितने ख्वाब मुझसे छीन कर ले गई और बदले में क्या दे गई, बस एक सहमी सी खौफजदा याद। आह एहसान, तुमने रिश्ता मांगने में कितनी देर कर दी। आपा तो शादी के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गई। हाँ, महीनों बाद कभी दौरा पड़ता था तो अपने मियाँ के साथ पीर साहब के दरबार ज़ियारत को चली जाती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो एहसान की सराय पर ठहरती थीं या नहीं। मगर मैं फिर कभी पीर साहब के दरबार हाजिरी देने ना जा सकी।
और ना ही एहसान की सराय जा सकी, और उस रात की थोड़ी सी बात ही उम्र भर को काफ़ी हो गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।